हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग सेल से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सेल का शेप हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल का साइज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम लोग एक के बाद एक सारे भी जितने भर सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जो कि किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और हर सेल ऑर्गेनली का अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है उस सेल के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आर वी गुड टू गो? कैन वी मूव अहेड? ऑल राइट। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से। तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कवरीज देखी थी, डिस्कवरीज, ऑल दोज डिस्कवरीज दैट आर रिलेटेड टू सेल। उसके बाद हम लोगों ने सेल थ्योरी डिस्कस की थी। सो नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी के आगे वाला पोर्शन, एंड दैट इज़ सेल का शेप हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल का साइज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। गुड टू गो? सो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को यही समझ में आनी चाहिए कि किसी भी सेल का जो शेप होता है और किसी भी सेल का जो साइज़ होता है, वो शेप और साइज़ उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि कोई सेल क्या काम कर रहा है इस बात पर निर्भर करता है उस सेल का शेप और उस सेल का साइज़। गुड टू गो? सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन। वही यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। द पॉइंट इज दिस दैट द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, किसी भी सेल का शेप और किसी भी सेल का जो साइज़ होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जो सेल है वो काम क्या करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो जितनी भी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, तो जो ह्यूमन की आरबीसीज होती हैं उनका जो शेप होता है वो बाय कॉन्केव एंड राउंड शेप होता है। गुड टू गो? अगर हम लोग अपने नर्व सेल्स की बात करते हैं तो नर्व सेल का जो शेप होता है दैट इज़ ब्रांच्ड शेप। और ब्रांच्ड क्यों होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग क्यों होती है? ताकि सिग्नल्स आसानी से रिसीव हो जाएं और उन सिग्नल्स को जल्दी से रिसीव करके उनको ब्रेन तक पहुंचाया जा सके ताकि जल्दी से रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। गुड टू गो? इसका मतलब नर्व सेल के अंदर ब्रांचिंग इसलिए है क्योंकि नर्व सेल जो हैं, ताकि नर्व सेल जो हैं वो सिग्नल को जल्दी से जल्दी रिसीव करें, उसको ब्रेन तक पहुंचाएं, ब्रेन उस सिग्नल के यानी उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स को जल्दी से जनरेट करे। दैट्स वाई दे आर ब्रांच्ड इन नेचर, ब्रांच्ड इन शेप। गुड टू गो? नाउ अगर हम लोग अपने मसल सेल्स की बात करते हैं देन दीज सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। ये सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप्ड। गुड टू गो? नाउ अगर हम लोग साइज़ की बात करें कि कितने कितने तरीके के साइज़ होते हैं सेल्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। जैसे अगर हम लोग सबसे छोटे सेल की बात करें जो कि है माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ होता है वो होता है सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन ओसाइट के डायामीटर की बात करें तो ह्यूमन ओसाइट का डायामीटर होता है लगभग 120 माइक्रोमीटर। सो दैट इज़ लार्ज, राइट? सो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे तरीके के शेप और बहुत सारे तरीके के साइज़ के सेल्स हमारे अर्थ पर, हमारे प्लैनेट पर अलग अलग स्पीसी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं, और उनका जो शेप होता है और उनका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि उनको काम क्या मिला है। यानी कि शेप और साइज़ इस बात से कोरिलेट कर सकते हैं या इस बात से रिलेट होता है कि वो सेल का काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट सेल। ऑल राइट। नाउ अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं
तो नंबर के बेसिस पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर में सेल्स हैं, उस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को मेनली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंदर जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जैसा कि यूनिसेलुलर के अंदर यूनि टर्म का मतलब होता है 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनि? दैट इज 1। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ 1 सेल यानी एक सिंगल सेल होता है, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। For example, like amoeba, like paramecium, these are the examples of unicellular organisms. वहीं पे अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स की बात करें, then there is this second category which is known as multicellular organisms. अब मल्टाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी कि नंबर में थोड़े ज़्यादा होंगे। मल्टाई poly, many, multi, many, poly, many. So these are made up of many cells. ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब निर्भर करता है कि वो जो सेल्स हैं वो सेम सेल्स हैं, मतलब वो सेम शेप की सेल्स हैं, या फिर सेम साइज़ की सेल्स हैं, या फिर वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ की सेल्स भी हो सकती हैं। ऑलराइट, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर के बनते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आर वी गुड टू गो? फॉर एग्जाम्पल, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, फंजाई हुआ, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम जो हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने हैं। वी डोंट हैव जस्ट 1 सेल, वी हैव मल्टीपल सेल्स। ऑलराइट, देन वी विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। गुड टू गो? नाउ, तो अभी हम लोग शेप डिस्कस करके आए हैं कि शेप जो होती है और साइज जो होता है किसी भी सेल का, वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। यानी कि कोई भी सेल क्या काम करता है, इस बात पर उसका शेप और इस बात पर उसका साइज डिपेंड करता है, निर्भर करता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो आरबीसीज होती हैं, दे आर बाइकॉन्केव एंड राउंड इन शेप। गुड टू गो? अगर हम लोग कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स की बात करें, देन दे आर नैरो एंड लॉन्ग इन शेप। वहीं पर अगर हम लोग नर्व सेल्स की बात करें, दे आर ब्रांच्ड इन नेचर, उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। वाई देयर इज़ अ ब्रांचिंग? सो दैट वो सिग्नल को जल्दी से रिसीव कर पाएँ, उसको ब्रेन तक पहुंचा पाएँ और ब्रेन जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए। सो लॉट्स ऑफ ब्रांचिंग इज़ देयर। ऑलराइट, अगर हम लोग मसल सेल्स की बात करते हैं, देन दे आर स्पिंडल इन शेप। ऑलराइट, वहीं पर हम लोगों ने साइज़ डिस्कस किया था कि भाई अलग अलग तरीके के साइज़ के सेल्स होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें, देन वो है PPLO, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। एंड द सेम इज़ रिटन इन द स्लाइड कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा सेल है जिसका साइज़ होता है 0.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन ओसाइट के डायामीटर की बात करें, देन ह्यूमन ओसाइट का जो डायामीटर होता है दैट इज़ अबाउट 120 माइक्रोमीटर। गुड टू गो? कैन वी मूव अहेड? ऑल राइट, नाउ उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स के बेसिस पर देखा कि नंबर्स के बेसिस पर हम लोग 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरी कैटेगरी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को जितने भी लिविंग बीइंग इस प्लैनेट पर हैं, इस अर्थ पर हैं, अगर हम उनको 2 कैटेगरीज में रखना चाहें, देन नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर कि उनके अंदर कितने सेल्स हैं, इस बेसिस पर वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 2 कैटेगरीज।
द फर्स्ट कैटेगरी इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ वन सेल होता है. So those organisms are known as unicellular organisms, for example amoeba and paramecium. अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स देखें, those are known as multicellular organisms. तो multi का मतलब होता है many, poly, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, those are known as polycellular और multicellular organisms like we are the examples of multicellular organisms, यानी humans. All right, good to go. Now, अब बात कर लेते हैं कि कोई भी जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. तो मैंने कई बार ये बात रिपीट की है कि कोई भी सेल के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. जैसे स्क्रीन पर देखो, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए, वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बाउंड्री होती है. जैसे खेतों में बाउंड्रीज लगी हुई होती हैं और वही बाउंड्रीज ये बताती हैं कि भाई ये वाला खेत इसका है, ये वाला फील्ड इसका है, ये वाला फील्ड इसका है. उसी तरीके से अलग अलग सेल्स के बीच में अंतर रखने के लिए भी बाउंड्रीज होती हैं, ताकि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जाकर के ना मिल जाए. सो देयर आर सम बाउंड्रीज एंड वी कॉल दोज बाउंड्रीज प्लाज्मा membrane. So this is the first component and the important component which is plasma membrane. और इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये 2 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है. पहली चीज़ होती है इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लिपिड बाइलेयर. और लिपिड बाइलेयर के अलावा इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ प्रोटीन और प्रोटीन ट्रांसपोर्टर. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ बाउंड्री, more like of a boundary which is made up of 2 important components. First one of them is lipid bilayer and second one is proteins, right? अगर हम दूसरे component की बात करते हैं, सेल के 3 component बोले थे मैंने, that there are 3 major components, there are 3 important components of a cell. So पहला component हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दूसरा component होता है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. गुड टू गो. साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल ऑर्गेनेलीज का अपना अपना काम होता है. जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को बनाना. तो राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं. वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है भाई, एनर्जी जनरेट करना. ठीक है, एटीपी प्रोवाइड करना सेल के लिए. जब सेल टायर्ड है, व्हेन सेल डजंट हैव एनी एनर्जी, देन उसको एनर्जी प्रोवाइड करना काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड इसीलिए हम लोग उसको नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. गुड टू गो. नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेल के अंदर होती है, द थर्ड कंपोनेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द ब्रेन. जैसे कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, हमारे पास हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही ये जो सेल होती हैं इनके पास भी इनका दिमाग होता है, एंड दैट दिमाग इज़ नोन एज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का दिमाग होता है. गुड टू गो. यानी कि सेल कौन सा काम करेगी, कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है ये न्यूक्लियस. गुड टू गो. नाउ अब बात
बात आती है सेल मेम्ब्रेन की, यानी पहले मेजर कंपोनेंट की, और वो क्या था? सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो लेट मी राइट इट डाउन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ सबसे पहली चीज, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है, ये तो ऑलरेडी बता चुकी. मान लो ये सेल है और सेल के सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, जो कवरिंग होती है, जो बाउंड्री होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. गुड टू गो. नाउ ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसमें होते हैं हमारे प्रोटीन्स, जिसमें होते हैं कार्ब्स और लिपिड की बाइलेयर. सो तीन मेजर कंपोनेंट, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट में कार्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रेसिड्यूज भी प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द थ्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं. गुड टू गो. नाउ ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर में होने का मतलब है कि ये कुछ ही आयंस को, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने से होकर के पास होने देती है. ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोफोबिक गैसेस को इससे पास होना है, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट, अगर हाइड्रोफोबिक गैसेस को इससे होकर के पास होना है, हाइड्रोफोबिक गैसेस लाइक व्हाट? जैसे CO2 हुई, जैसे O2 हुई, जैसे निट्रिक ऑक्साइड हुई, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुई. अगर ये गैसेस को हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन से पास कराने की कोशिश करेंगे तो ये देखा जाता है कि ये ईजिली पास हो जाती हैं. डिफ्यूज़न की हेल्प से इस लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये आसानी से क्रॉस कर देती है. लेकिन वहीं पर जब हम लोग ग्लूकोज को इससे पास कराने की कोशिश करते हैं, देन लिपिड बाइलेयर इस ग्लूकोज को पास नहीं होने देगी. तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं ग्लूट. तो ग्लूट में ये ग्लूकोज बैठेगा और ग्लूट में बैठ करके ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा. गुड टू गो. सो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाइलेयर वाला कंपोनेंट है, वो कुछ ही चीज़ों को अपने से होकर पास होने देगा. फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये वाली बात. और दूसरी चीज़ें जो उस लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो रही हैं, उनको पास कराने के लिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टर लगे हुए होते हैं. तो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स पे बैठ करके वो दूसरे मॉलिक्यूल जो लिपिड बाइलेयर से होकर के पास नहीं हो रहे थे, वो यहाँ से पास होते हैं. गुड टू गो. आर वी गुड टू गो? सो इसीलिए बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने से होकर के पास होने देती है. सो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हुआ ये. नाउ इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल की. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल वॉल. सो सेल वॉल जो होती है, अभी हम लोगों ने पहली चीज़ ये पता कर लेनी है कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स. होती कहाँ है? तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और इसी साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर एक तीसरा कंपोनेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ऑलराइट, न्यूक्लियस. अब
ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल हमारी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो वॉल प्रेजेंट होती है वी कॉल इट सेल वॉल, और ये किसी भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज ऑलवेज फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो सबसे पहली चीज वही लिखी हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर, जो वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। सेकेंड थिंग इज दिस कि ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। तो सेल वॉल किससे मिलकर के बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक सब्सटेंस है विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग होती हैं, और ये जो सब्सटेंस है ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेलुलोज जो है दैट इज रिजिड। गुड टू गो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ये सेल वॉल के काम क्या क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सो सेल वॉल के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन सेल वॉल का ये है कि सेल वॉल क्योंकि रिजिड होती है तो ये किसी भी सेल को एक डेफिनाइट शेप देने का काम करती है। ऑलराइट, because it is rigid in nature so it provides the cell a definite shape। वहीं पर अगर दूसरी चीज बात करें what is the second function of cell wall, then second function of cell wall is this that it provide mechanical support to the plant cell। Good, it provide strength to the plant cell and it provide mechanical support to the plant cell। और क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है तो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, तो तीसरा काम ये भी करती है क्योंकि ये ठोस होती है, रिजिड होती है, तो अगर प्लांट सेल को कोई भी इंजरी हो रही है, यानी प्लांट सेल के ऊपर कहीं से अगर कट लग रहा है या फिर कोई इंजरी होने की संभावना है, तो वो जो इंजरी होने से रोकने का काम करती है वो सेल वॉल करती है, क्योंकि इट इज़ रिजिड इन नेचर और सबसे बाहर वाली कवरिंग है। सो तीसरा काम होता है कि ये सेल को मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है, यानी कि कहीं से सेल कट ना जाए, छिल ना जाए, फट ना जाए, तो इस बात का ध्यान रखने का काम भी हमारी सेल वॉल ही करती है। सो दीज आर द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। द फर्स्ट फंक्शन इज कि ये जो है डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करती है सेल को। सेकेंड फंक्शन इज दिस कि ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। थर्ड फंक्शन इज दिस कि ये जो सेल वॉल होती है क्योंकि सेल के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर लगी हुई होती है और काफ़ी रिजिड और ठोस होती है, तो अगर प्लांट कहीं से कटेगा, छिलेगा, फटेगा तो सेल वॉल ही कटेगी, छिलेगी, फटेगी। तो मतलब सेल वॉल ही सबसे पहले प्लांट सेल, अगर कोई भी मैकेनिकल इंजरी होने की संभावना है तो सेल वॉल ही कटती है, छिलती है, फटती है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल जो है अंदर का मटेरियल दैट इज सेफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैकेनिकल इंजरी प्लांट में होने की संभावना है, प्लांट सेल के अंदर कोई मैकेनिकल इंजरी होने की संभावना है, तो ये जो हमारी सेल वॉल होती है उस प्लांट सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। गुड टू गो। नाउ अगर हम लोग सेल्स का क्लासिफिकेशन करें तो सेल्स को मेनली हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले तरीके की सेल्स जो होती हैं, अगर हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर कि उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और वो जो सेल है उसका ओराइजिन कैसा था, ठीक है। ओराइजिन मतलब कोई सेल है जो सबसे पहले बनी थी, यानी जो अगर प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले बनी थी, देन वो जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ओराइजिन के बेसिस पर, और दूसरा कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, इस बेसिस पर सेल्स को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं।
इसके अंदर जो पहली सेल्स होती हैं दोज आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी क्लासिफिकेशन जब सेल्स का किया तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। तो पहले तरीके की सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स जो कि प्रिमिटिव सेल्स थी, यानी कि जब पृथ्वी पर लाइफ बन रही थी, जब पृथ्वी पर जीवन बनना शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो सबसे पहली सेल्स बनी थी वो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे पुरानी सेल्स हैं, सबसे प्रिमिटिव सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर द प्रिमिटिव सेल्स। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, सबसे पहले वाली सेल्स हैं और इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही इनके पास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे राइबोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड्स हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके पास एक रीज़न होता है। तो मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक जगह होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। और ये जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है, इस न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर इस सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो डीएनए होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इस न्यूक्लियोइड के अंदर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो हमने क्या बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास एक रीजन होता है सेल के अंदर जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, और उस न्यूक्लियोइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें देन बैक्टीरियल सेल इसमें एग्जाम्पल आता है। दूसरी कैटेगरी की सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, दोज आर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और दूसरी चीज़ इनके पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब है वो ऑर्गेनेली जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि ये यूकैरियोटिक सेल किन किन ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, देन एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर, दे आर सी। गुड टू गो, ओके। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था कि मान लो ये कोई सेल है, इस सेल की जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ होता है हमारा साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म वाला रीजन, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। गुड टू गो। नाउ यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं और उन सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना खुद का काम होता है। जैसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस का अपना काम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जिसका अपना खुद का काम होगा, गोल्जाई अपैरेटस होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, इन सब के अपने काम होते हैं और इनके अपने अपने काम होते हैं, ये अपने अपने काम करते हैं और इस तरीके से एक सेल की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहती है।
ठीक है, यानी कि सेल ऑर्गेनली का ठीक से काम करना ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। गुड टू गो। नाउ तो साइटोप्लाज्म, लेट्स टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म। नाउ इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, और हर ऑर्गेनेली का अपना काम होता है। तो ये जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है सेल के अंदर। गुड टू गो। सेल के लिए अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। किसका? सेल का। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, दे ऑल आर रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। नाउ ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, मान लो ये है हमारी कोई सेल और इस सेल के अंदर हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस। अब सबसे पहली चीज़ ये जानने वाली है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। डबल लेयर्ड कवरिंग होने का मतलब है कि इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। सो वन ऑफ देम इज़ द एक्सटर्नल लेयर और दूसरी वाली एक अंदर लेयर होती है। तो यहाँ पर 2 लेयर्स दिख रही हैं, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रेड कलर। सो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो ये डबल मेम्ब्रेन एनवलप होता है। ऑलराइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ छेद होते हैं, जैसे ये छेद दिख रहे होंगे, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यानी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छेद होते हैं और ये जो छेद होते हैं ये कुछ मटेरियल्स को सेल के साइटोप्लाज्म से सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाते हैं और कुछ प्रोटीन्स और कुछ मटेरियल को साइटोप्लाज्म से बाहर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचाते हैं। ऑलराइट, दोबारा से समझो। ये जो हमारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ये कुछ मटेरियल, कुछ प्रोटीन को साइटोप्लाज्म यानी कि इस लिक्विड कंटेंट में कुछ प्रोटीन्स बने जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाने हैं, तो उन प्रोटीन्स को इन न्यूक्लियर पोर की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं और उनको साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना है, तो वापस से इन्हीं न्यूक्लियर पोर की हेल्प से उन प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। गुड टू गो। न्यूक्लियर पोर का काम समझ में आया। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इस न्यूक्लियस का कि इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। ये है हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दीज आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये तभी दिखाई देते हैं सेल के अंदर जब कोई सेल डिवाइड होने वाली होती है। ऑलराइट, यानी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो तभी दिखाई देते हैं जब वो सेल डिवाइड होने वाली होती है। अब बात आती है ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर के बनते हैं? देन क्रोमोसोम जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर के बनती है, उसी तरीके से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। गुड टू गो। कैन वी मूव अहेड? अब बात आती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है दूसरा सेल ऑर्गेनेली।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका हुआ, अटैच रहता है। अब बात आती है दूसरी कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी कैटेगरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम लोग पहली कैटेगरी की बात करें, रफ का मतलब है रिजिड, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, यानी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। तो मान लो ये हमारा सेल है, कोई इधर बना रही हूँ, लुक हियर ऑन द राइट साइड। सो ये हमारा कोई सेल है और ये जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखो डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स लगे हुए हैं और ये जितने भर डॉट्स हैं दे आर राइबोसोम्स। तो एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वही लिखा हुआ है कि जब राइबोसोम किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर लगे हुए होंगे तो उसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आती है कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन, देन ये जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स की तरह काम करते हैं, यानी ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। यानी कि राइबोसोम ने कुछ प्रोटीन्स बना दिए, कौन प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम ने जब प्रोटीन्स बना दिए तो ये जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, ये उन्हीं प्रोटीन्स को जो राइबोसोम ने बनाए हैं उनको पकड़ेंगे और जहां भी उनकी ज़रूरत है सेल के अंदर उस जगह उसको छोड़ देंगे। सो ये जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दे आर मोर लाइक ऑफ अ चैनल, दैट मीन्स दे विल सर्व एज अ चैनल इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन अ सेल। गुड टू गो। नाउ दूसरे तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं विच आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंपल सा मतलब है स्मूथ, और स्मूथ का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं, यानी कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट डॉट बनाए हैं हमने, ये कोई भी डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात कर लेते हैं काम क्या होता है इनका। वो तो चैनल की तरह काम कर रहे थे कि जो प्रोटीन्स हैं उनको जहां पर ज़रूरत है सेल के अंदर उन प्रोटीन्स को उस जगह पर छोड़ करके आए। अब ये स्मूथ का काम क्या होता है, तो स्मूथ वाले का काम ये होता है कि ये हमारे कुछ फैट मॉलिक्यूल्स जो सेल के लिए ज़रूरी हैं, कुछ लिपिड्स, यानी सेम फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड आर द सेम थिंग, कुछ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी मेम्ब्रेन को बनाने का काम, कुछ एंजाइम्स को बनाने का काम और कुछ हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने का काम होता है इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो क्या क्या काम हुआ, कुछ मेम्ब्रेन्स को बनाने का, ठीक है, किसी किसी चीज़ की मेम्ब्रेन बनाने का, दूसरा काम होता है हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने का, तीसरा काम होता है एंजाइम्स को बनाने का और चौथा काम होता है लिपिड को बनाने का, ठीक है, फैट के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन सिंथेसिस कराना। नाउ दूसरा काम एक और होता है इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और वो ये है कि ये लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, यानी कि लिवर के अंदर जो हार्मफुल मटेरियल हैं जैसे ड्रग्स हुए, पॉल्यूटेंट्स हुए, कोई पॉइजन हुआ, उन सारे हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और जब वो हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर उनको ईजिली बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नेम्ड एक्सक्रीशन। गुड टू गो। सो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो कैटेगरीज होती हैं। उन दो कैटेगरीज के अंदर रफ वाली आती है, स्मूथ वाली आती है। रफ का काम क्या होता है, स्मूथ का काम क्या होता है, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग। गुड टू गो। कैन वी मूव अहेड नाउ? लेट्स कम टू द थर्ड ऑर्गेनेली। सो राइबोसोम जो होती है वो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट होती है। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम जो होंगे वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जहाँ पर प्रोटीन्स बन रहे होंगे उन प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं ये राइबोसोम। इसलिए हम इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। गुड टू गो। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्जाई बॉडीज की। तो गोल्जाई बॉडीज जैसे राइबोसोम को हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री। और क्यों नाम दिया था प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि वो प्रोटीन्स को बना रहे थे, ठीक है, बिकॉज दे वर मेकिंग द प्रोटीन्स। वैसे ही हम लोग गोल्जाई अपैरेटस को एक नाम देते हैं ट्रैफिक पुलिस। क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। फिलहाल ये समझो कि गोल्जाई बॉडीज का जो नाम था वो गोल्जाई ऐसे पड़ा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्जाई, कैमिलो गोल्जाई। कैमिलो गोल्जाई ने गोल्जाई अपैरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो उनका जो सरनेम था वो गोल्जाई था, जिसके नाम पर इस वाले ऑर्गेनेली का नाम पड़ गया। तो क्योंकि उस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उनका नाम था कैमिलो गोल्जाई, तो गोल्जाई इसलिए बोलते हैं इसको, उनके नाम पर ही इस ऑर्गेनेली का नाम पड़ गया गोल्जाई अपैरेटस, गोल्जाई बॉडी। और इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये जो हमारे गोल्जाई अपैरेटस होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं ये स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं और उन स्टैक्स को हम नाम देते हैं सिस्टर्न। दिख रहा है, एक के ऊपर एक ये रखे हुए होते हैं। लुक एट द स्क्रीन, आई एम हाईलाइटिंग इट विद द हेल्प ऑफ येलो कलर, ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग इट विद द हेल्प ऑफ येलो कलर। सो ये सिस्टर्न होते हैं और ये सिस्टर्न एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं स्टैक की फॉर्म में। ऑलराइट, और ये जो हमारे सिस्टर्न होते हैं, ये सिस्टर्न, एक सेकेंड, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो ये है हमारा गोल्जाई अपैरेटस, गोल्जाई बॉडी। इस गोल्जाई बॉडी के अंदर ये जो है ये है हमारे सिस्टर्न। तो ये जो सिस्टर्न होते हैं दे आर अरेंज्ड पैरेलली, ये एक के ऊपर एक स्टैक की फॉर्म में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ये क्या है हमारे गोल्जाई के अंदर, दीज आर सिस्टर्न्स, दीज आर सिस्टर्न्स। अब एक और चीज इधर देखो, अब बात कर लेते हैं कि गोल्जाई का काम क्या होता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टर्न्स होते हैं जो कि एक के ऊपर एक कंपाइल हुए रखे रहते हैं, स्टैक की फॉर्म में होते हैं। नाउ सबसे पहला काम होता है गोल्जाई का कि ये कुछ प्रोटीन्स को पैकेज करता है, कुछ प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करने के बाद उनको दूसरी जगह जहाँ वो प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए उसको छोड़ करके आता है। तो अगले डायग्राम में देखो, ये इसने थैले में भरे। तो सबसे पहले थैले में भरने का मतलब है इसकी पैकेजिंग की, ठीक है, क्या की इसकी, गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले की इसकी पैकेजिंग। जब इसकी पैकेजिंग हो गई तो पैकेजिंग होने का मतलब है सबसे पहले किसी सैक में इसको भरते हैं, किसी चीज़ में इसको भरते हैं। उसके बाद भरने के बाद पैकेजिंग करने के बाद उसके अंदर, यानी पैकेजिंग की है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन्स। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स की सबसे पहले पैकिंग करते हैं, पैकेजिंग करने के बाद इनको उठा करके जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो पहला काम समझ में आया, किस पर लटका करके करते हैं, सिस्टर्न पर लटका करके करते हैं। सिस्टर्न क्या है वो ऑलरेडी पता चल गया। सो पहला फंक्शन होता है कि प्रोटीन को पैकेज करके
जहां उस प्रोटीन की ज़रूरत है वहां उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है। नाउ गोल्जाई बॉडीज़ जो हैं उनका फंक्शन एक और ये होता है कि जो बॉडी के अंदर, जो सेल्स के अंदर लाइसोसोम होते हैं जिनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, इन सुसाइडल बैग्स को बनाने के लिए भी, यानी काल कोठरी को बनाने के लिए भी इन गोल्जाई अपैरेटस की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, हाँ, तो ये दो काम होते हैं गोल्जाई के। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्जाई इज दिस कि कुछ प्रोटीन्स का ये पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, वहाँ उनको छोड़ करके आते हैं। तो दे विल डू द पैकेजिंग एंड दे विल ट्रांसपोर्ट द सेम प्रोटीन्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दिस कि लाइसोसोम जो होते हैं हमारे सेल के अंदर एक काल कोठरी होती है और उस काल कोठरी को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। तो वो जो लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो हमारे ऑर्गेनेली का नाम है गोल्जाई अपैरेटस। गुड टू गो, कैन वी मूव अहेड नाउ? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लाइसोसोम नाउ। अभी मैंने बताया कि कोई सेल है उसके अंदर एक काल कोठरी होती है एंड दैट काल कोठरी इज नोन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग काल कोठरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई प्रोटीन इस लाइसोसोम के अंदर भेजा जाता है, मान लो साइटोसोल के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन है जिसकी अब इस सेल को ज़रूरत नहीं है, तो अब वो सेल के लिए वेस्ट है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसका डिग्रेडेशन कराना पड़ेगा, मतलब कि उसको डिग्रेड करके ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि मान लो ये वाला वो प्रोटीन है जिसका डिग्रेडेशन कराना है, तो जिस चीज़ का भी डिग्रेडेशन कराना होता है, जिस भी प्रोटीन का हमें डिग्रेडेशन कराना होता है, या फिर जो भी प्रोटीन सेल ये समझता है कि ये मेरे काम का नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़ टू मी नाउ, तो वो क्या किया जाता है उस प्रोटीन के साथ? उसको पकड़ा जाता है, उसको भेज दिया जाता है इस काल कोठरी में जिसका नाम है लाइसोसोम। अब इस लाइसोसोम को हम लोग काल कोठरी क्यों बोल रहे हैं? इसको दो वजह से काल कोठरी बोल रहे हैं। क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम है उसके अंदर जो भी प्रोटीन जाएगा उसका कचूमर बनना है, वो डिग्रेड हो जाएगा, वो तहस नहस हो जाएगा। क्यों हो जाता है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि ये जो लाइसोसोम होता है इसका पीएच हमारा एसिडिक होता है। इसका पीएच क्या होता है? इट हैज़ एसिडिक पीएच। तो अगर कोई प्रोटीन हमारा एसिडिक पीएच के अंदर जाता है तो मोर चांसेस आर वेरी हाई दैट इट विल गेट डिग्रेडेड। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोटीन है जो एसिडिक कंडीशन से डिग्रेड नहीं हो पा रहा है तो उस केस के अंदर, लेकिन उसका डिग्रेडेशन होना ज़रूरी है, उसका कचूमर बनना ज़रूरी है, तो फिर इस लाइसोसोम के अंदर हमारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो पहला है हमारा एसिडिक नेचर ऑफ लाइसोसोम और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। कि इसके अंदर हमारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, अगर पीएच एसिडिक पीएच से बच भी गया है वो प्रोटीन, तो ये जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होंगे, ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स उसका कचूमर बना देंगे। और किन सेल्स का, किन प्रोटीन्स का कचूमर बनता है? उन प्रोटीन्स का कचूमर बनवाती है सेल जिन प्रोटीन्स के बारे में सेल को ये लगता है कि ये प्रोटीन जो है अब हमारे काम का नहीं है, ये डेब्रिस है। डेब्रिस का मतलब है कूड़ा है। तो जब कोई कूड़ा होता है तो उसको हम डस्टबिन में फेंकते हैं। सेम सेल करती है, कूड़े को अपने अंदर नहीं रखती है, वो क्या करती है? उसको उठाएगी, उसको लाइसोसोम के अंदर फेंकेगी। लाइसोसोम जो होता है वो काल कोठरी होती है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर उसके अंदर कोई भी प्रोटीन, कोई भी मॉलिक्यूल जाएगा तो उसका कचूमर बनना तय है। वो भी दो कारणों की वजह से। पहला रीज़न ये है क्योंकि उसका पीएच एसिडिक होता है, ठीक है। एसिड से अगर बच भी जाए, एसिडिक पीएच से अगर बच भी जाए वो प्रोटीन, तो इसके अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो इस प्रोटीन का कचूमर बना डालते हैं। गुड टू गो?
पहली चीज़, अब हम लोग पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब कि एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब एक तरीके से डस्टबिन है सेल की, कि जो भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है सेल को, उस प्रोटीन को सेल इसके अंदर डालता है और ये लाइसोसोम क्या करते हैं, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देते हैं। सो इट्स मोर लाइक ऑफ अ डस्टबिन, इट्स मोर लाइक ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। नाउ क्योंकि जो सेल के लिए कचरा है उस चीज़ को ये हटाने का काम करते हैं लाइसोसोम, तो ये सेल को क्लीन रखने का काम करते हैं। अगर कोई प्रोटीन सेल के काम का नहीं है उसको, या फिर कोई ऐसा मटेरियल सेल के अंदर आ गया है जिस मटेरियल की सेल को ज़रूरत नहीं है, तो दोनों ही केस में सेल क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, लाइसोसोम में भेजेगी, लाइसोसोम के अंदर उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। नाउ तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप इट इन योर हेड, कि जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। ठीक है, दे आर वेरी पावरफुल। और पावरफुल होने का मतलब है कि जितने भी प्रोटीन्स इस लाइसोसोम के अंदर आएंगे उनका कचूमर बनना तय है, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, ये उनको छोड़ते नहीं है प्रोटीन को। ठीक है, गुड टू गो। नाउ अगली चीज़ ये है कि इसका एक फीचर होता है, किसका, लाइसोसोम का, और फीचर क्या है कि जब सेल कोई भी डैमेज हो जाती है, ठीक है, मान लो कोई भी सेल है जो कि डैमेज हो गई, तो उस सेल के अंदर No, take it like this. Take it like this. मैंने अभी क्या बताया था कि जो सेल होती है उस सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है, और वो लाइसोसोम होती है कालकोठरी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इतनी सारा काम ये कर रहा है, ये सेल को क्लीन करने का काम कर रहा है कालकोठरी, ये जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए उन चीज़ों को हटा रहा है, उन चीज़ों को रिमूव कर दे रहा है सेल से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि ये जितना अच्छा काम करता है, कभी कभार अगर गलती से भी ये फट जाए, लाइसोसोम की जो ये आउटर मेम्ब्रेन है अगर गलती से भी ये फट जाए, तो जितना भी एसिडिक पीएच है ये सारा एसिडिक पीएच कहाँ पहुँच जाएगा, गिव मी अ मोमेंट, लुक हियर। इसके अंदर ये जो एसिडिक पीएच भरा हुआ था, ये एसिडिक पीएच कहाँ, एसिड कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। एसिड तो गया गया, लेकिन इस लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट थे, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पूरे साइटोसोल, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाएंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं सेल के अंदर, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, उनको खाना शुरू कर देंगे। तो अगर लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, उस केस में पूरे सेल को ये खा जाता है, पूरे सेल को ये डिग्रेड कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, कि अगर ये फट जाए तो ये पूरी सेल का अंत करा देता है, सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है सेल को। गुड टू गो, कैन वी मूव अहेड? ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, किसके पास जाते हो, अपने फादर के पास, राइट, कि पैसे दे दो पप्पा। सेम, अगर किसी भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी मांगने वाले जो पप्पा बैठे हैं सेल के पास, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। गुड टू गो। तो एनर्जी सेल के लिए कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। लाइसोसोम क्या होते हैं, दे आर द सुसाइडल बैग्स, और दे आर मोर लाइक ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। गोल्जाई बॉडीज क्या करती हैं, गोल्जाई बॉडीज लाइसोसोम को बनाने का काम करती हैं और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन उनको पैक करके करने का काम करती हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंड करता है कौन से वाला है, दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं। ऑलराइट, गुड टू गो। नाउ
पावर हाउस ऑफ सेल होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एनर्जी जो देता है वो एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके अंदर एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर कवरिंग को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड इनर कवरिंग को वी कॉल इनर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। दिख रहा है ये रेड कलर से, द मेम्ब्रेन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज फोल्डेड। तो ये इनर मेम्ब्रेन है और अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। लेकिन दूसरे कलर को देखो, ब्लैक कलर को, तो ब्लैक वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, दैट इज नॉट फोल्डेड, दैट इज प्लेन, लीनियर। गुड टू गो। नाउ नॉट लीनियर बट वी कैन कॉल इट प्लेन, सिंपल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली होता है। डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली का मतलब है कि इसके अंदर भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं इसके अंदर? दो। अगली चीज ये है कि ये जो है हमारी एनर्जी को रिलीज करता है, यानी सेल के अंदर जितने भी काम होंगे, सेल काम करता है तो एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होगी, काम के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में देता है? हमको पैसे किस फॉर्म में मिलते हैं? रुपए के फॉर्म में। वैसे ही जो हमारे एनर्जी मिलती है सेल को वो मिलती है ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। गुड टू गो। सो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी को रिलीज करता है और वही एनर्जी सेल कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है, जो कि उस सेल के जीवन को बचाने के लिए या फिर उस सेल की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है। नाउ एनर्जी जो होती है, पैसे आप मांगते हो रुपए के फॉर्म में, तो एनर्जी इस सेल को मिलती है ATP की फॉर्म में, और ATP का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट। और यही ATP एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का मतलब है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये ATP करते हैं, और ये ATP कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, विच इज़ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना खुद का DNA होता है और अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। तो जो दो ही ऑर्गेनेली होते हैं जिनके पास अपना खुद का DNA होता है, पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, राइबोसोम होते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास अपने खुद के राइबोसोम होते हैं तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना लेते हैं। जो प्रोटीन्स की इसको ज़रूरत है ये बाहर वाले राइबोसोम पे निर्भर नहीं रहता है, ये इसके अंदर खुद राइबोसोम होते हैं, उन राइबोसोम की हेल्प से ये अपने प्रोटीन्स को बना लेता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, वैसे ही प्लास्टिड्स दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो पहली चीज़ है कि प्लास्टिड्स सिर्फ हमारे प्लांट सेल में होते हैं। दूसरी चीज़ यही है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर्स थी, दो मेम्ब्रेन थी, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी फोल्डेड मेम्ब्रेन जिसका नाम था इनर मेम्ब्रेन, वैसे ही हमारा जो प्लास्टिड होता है उसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, मतलब ये भी डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का DNA और अपना खुद का राइबोसोम होते हैं। तो ये भी अपने प्रोटीन्स को खुद से बना लेते हैं। कौन? प्लास्टिड्स। गुड टू गो। नाउ अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज? 3, जिसके अंदर पहली कैटेगरी होती है क्लोरोप्लास्ट। ये वही क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है। जितने भी प्लांट्स हैं
वो ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और वो जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा पहले तरीके का प्लास्टिड है। और ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। 4 मेजर रिक्वायरमेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस को होने के लिए, जिसमें एक क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। गुड टू गो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। कलर्ड मतलब कि इनके पास कलर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये फैट सॉल्युबल हैं, फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, सो दे आर फैट सॉल्युबल। अब ये जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये मेनली फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो कितने अलग अलग रंगों के होते हैं। तो वो जो रंग होते हैं, जैसे हमारा हिबिस्कस है, हिबिस्कस जो है वो गुड़हल जो होता है उसका रेड कलर होता है। रोज़ है, कोई रोज़ रेड है, कोई रोज़ हमारा येलो है, सम रोज़ आर लाइक पिंक। सो ये जो पिंक रंग है, अलग अलग तरीके के रंग हैं, ये रंग आते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्योंकि जैसा क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उस स्पेसिफिक फ्लावर के अंदर, उस स्पेसिफिक फ्रूट के अंदर, वो फ्लावर और फ्रूट वैसे ही रंग का हो जाएगा। गुड टू गो। सो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये मेनली कलर्ड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, जैसे फ्रूट और फ्लावर्स। Now, there is this third category of plastids that is known as leucoplast. और ये जो हमारी ल्यूकोप्लास्ट होती हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। देखो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के थे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट हमने देखा उसके अंदर अलग अलग तरीके के कलर्स होते हैं। तो जैसा भी रंग होगा वैसा ही उस फ्रूट के अंदर कलर आ जाएगा, वैसा ही उस फ्लावर के अंदर कलर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलरलेस। इनके अलग अलग शेप और साइज होते हैं। और ये जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये शुगर को स्टोर करते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर शुगर स्टोर होती है अमाइलोप्लास्ट के अंदर, एंड अमाइलोप्लास्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा इलियोप्लास्ट, ये ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। सो दे ऑल आर ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और इनका काम होता है हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन को, फैट को, लिपिड्स को, हमारा कार्ब्स को, इन सब को स्टोर करके रखना। गुड टू गो। शुगर को स्टोर करके रखना। नाउ वैक्यूल्स, और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन एक अंतर होता है। तो देखो सबसे पहले ये प्लांट सेल दिखाया हुआ है और इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल दिख रहा होगा, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है दैट इज वैक्यूल। और ये जो हमारा वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल अगर एनिमल सेल में है तो उसका साइज छोटा होता है या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं होता। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता ही होता है और उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनको हम स्टोरेज सैक बोलते हैं। सैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है। बोरे में क्या करते हैं, सामान भरते हैं ना। वैसे ही ये जो वैक्यूल होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, मेनली हम प्लांट सेल की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट भी होते हैं।
यानी नहीं होते हैं, वहाँ नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सो विल टॉक अबाउट प्लांट सेल। क्या काम करते हैं? ये बोरे होते हैं एक तरीके के जिनके अंदर सामान भरा जाता है। तो कौन कौन से सामान को भरने का काम करते हैं? ये वैक्यूल्स कई सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, जैसे शुगर, जैसे प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड को, शुगर को ये अपने अंदर भरने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आलू की बोरी में आलू भर दिए, वैसे ही वैक्यूल्स के अंदर अमाइनो एसिड भरे जाते हैं, प्रोटीन्स भरे जाते हैं, हमारे शुगर्स भरी जाती हैं और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर भरते हैं। अब बात आती है कि प्लांट सेल के अंदर जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है, और वो जो सेल सैप होता है वो उस सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इट मेक्स इट रिजिड। नाउ अमीबा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है, उस फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड भरा हुआ होता है जो अमीबा खाता है, ठीक है, गुड टू गो। नाउ वैक्यूल्स स्टोरेज सैक होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफ करके। इनके अंदर क्योंकि ये बोरे होते हैं तो इनके अंदर सामान भरा जाता है, जैसे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, जैसे शुगर, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड ऑल। एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होते हैं साइज में या फिर होते ही नहीं है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये बड़े बड़े होते हैं, प्रेजेंट होते ही होते हैं और बड़े होते हैं साइज में। अगली बात आती है कि अमीबा के अंदर ये जो फूड वैक्यूल होता है अमीबा के अंदर, वो उस फूड वैक्यूल के अंदर वो चीज़ भरी हुई होती है जो अमीबा खाता है, उसका कंज्यूम्ड फूड। नाउ हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। सो कैरेक्टर्स के बेसिस पे सेल वॉल किस में प्रेजेंट थी? सेल वॉल वाज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, डिस्कस किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, और वो सेल वॉल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसमें, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। गुड टू गो। प्लास्टिड्स की अगर बात करें तो प्लास्टिड्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिड्स हम लोगों ने 3 तरीके के प्लास्टिड डिस्कस किए थे अभी। फर्स्ट जो था उसके अंदर था हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। सेकंड था हमारा इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड होते हैं, जो कि हमारे फूलों में, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। देन था हमारा ल्यूकोप्लास्ट, और ये होते हैं कलरलेस, इनके पास कोई कलर नहीं होता, इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को भरना, स्टोर करना। नाउ वैक्यूल्स समझ में आया। अब वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वैक्यूल्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर होंगे भी तो दे विल बी वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते ही होते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अभी ये दोनों पॉइंट छोड़ देना, अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, वापस से आएंगे यहाँ पर। सेल डिवीजन छोड़ दो और रिजर्व फूड छोड़ दो। बात करो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिड होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, व्हाट वी कॉल दैट पिगमेंट? वी कॉल इट क्लोरोफिल। तो उस पिगमेंट की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। नाउ अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, हेटेरोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर organism for their survival, for their food. Good to go? यहाँ तक समझ में आया? We'll come back to this slide now. Cell division. तो सेल डिवीजन जैसा कि नाम ही दिखा रहा है कि भाई मान लो ये सेल है
और इस सेल को अब डिवाइड होना है, यानी कि इस सेल को दो सेल में डिवाइड होना है। जब एक सेल डिवाइड होती है तो वो अपनी जैसी ही 2 सेल्स बनाती है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो वही लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, वो प्रोसेस जिससे नए सेल्स बनाए जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। और जब किसी सेल के अंदर सेल डिवीजन होगा तो वो सेल अपने ही जैसी 2 सेल्स बनाती है, यानी कि अब ये वाली तो हो गई हमारी पेरेंट सेल, और जब डिवाइड करके ये अपने जैसी ही 2 सेल्स बना देगी, इन सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। Good to go? Good to go with this part? Now, give me a moment. Okay. So now, in order to grow, हम लोगों को बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए, या फिर अपनी पुरानी डेड, बेकार, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें गैमेट्स बनाने के लिए, देखो सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों है? 3 रीज़न है सेल डिवीज़न के लिए। पहला रीज़न ये है कि जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त हमारे सेल डिवाइड करते हैं। दूसरा, जब हमारे बॉडी के अंदर पुरानी सेल्स हो जाती हैं तो उन पुरानी सेल्स को हटा करके नई सेल्स बनाती है बॉडी, उस वक्त सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है। या फिर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस केस में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस केस में भी हमारी सेल डिवीज़न होता है नई सेल्स को बनाने के लिए। गुड टू गो। अब ये सेल डिवीज़न 2 तरीके का होता है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी होती है माइटोसिस और दूसरी कैटेगरी होती है मियोसिस। ध्यान से समझना। विल टॉक अबाउट माइटोसिस फर्स्ट। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। मान लो ये हमारी सेल है और ये जो हमारी सेल है ये कितने डॉटर सेल में डिवाइड होगी? 2, ठीक है। और ये जो हमारे डॉटर सेल्स होंगे, ये डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। जैसे अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो इस वाली डॉटर सेल के अंदर भी 46 ही रहेंगे और इस वाली डॉटर सेल के अंदर भी 46 ही रहेंगे। इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ, आधा नहीं होता है। कौन से वाले डिवीज़न के अंदर? माइटोसिस के अंदर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की तो वहाँ देखेंगे क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। ओके, इतना समझ में आया? नाउ आगे देखो। अब ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो है वो तब होता है जब हमें सेल डिवीज़न करवाना होता है ग्रोथ के लिए, या फिर कोई सेल इंजर्ड हो गई है तो उस सेल को हटा करके हमें उसके रिप्लेसमेंट में नई सेल बनानी है। उस केस में हमारा माइटोसिस वाला डिवीज़न चलता है और माइटोसिस वाले डिवीज़न के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिवीज़न इन ईस्ट, बैक्टीरियल सेल एंड सोमेटिक सेल। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की, व्हेन वी टॉक अबाउट मियोसिस, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि इस डिवीज़न में जो एक सेल होगी वो 4 सेल में डिवाइड होगी, यानी 4 सेल बना रही होगी एक सेल। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा? दैट विल गेट हाफ, वो आधा हो जाएगा। जैसे किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, जैसे इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, तो अब जो हमारी डॉटर सेल होगी, मान लो ये हमारी सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, तो अब इससे जो डॉटर सेल बन रही होंगी, उन डॉटर सेल के अंदर आधे ही क्रोमोसोम होंगे, दैट विल बी 23 एंड 23। गुड टू गो। नाउ सेल डिवीज़न मियोसिस वाला सिर्फ जर्म सेल्स में होता है, यानी तभी होगा जब हमको रिप्रोडक्शन कराना है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी केस में मियोसिस होता है। अदरवाइज अगर ग्रोथ हो रही है किसी इंडिविजुअल के अंदर, अगर रिपेयरिंग चल रहा है किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो उस केस में हमारा कोई भी मियोसिस डिवीज़न नहीं होता, वहाँ पर माइटोसिस ही देखने को मिलता है। सो नाउ द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। हम लोग चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं।
आप लोग सारे नोट्स को वापस से रिवाइज करो एंड लाइक जो भी क्वेरीज होती हैं यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑन द ईमेल आईडी जो मैंने अपने चैनल पे दी हुई है। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। एंड डू वन थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और लाइक कर सकते हो। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट वीडियो यू कैन लाइक द वीडियो एज वेल। ओके, सो आर वी गुड टू गो नाउ? वी आर डन विद द क्लास। सो हम लोग आगे वाली क्लास में चैप्टर 2 के साथ मिलते हैं। तो टिल देन बाय बाय, टाटा।